हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्लेसेंटाइन मैमल्स। ठीक है। तो मैमल्स में प्लेसेंटा जो है क्या 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 होता है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है ना, कितने टाइप्स का होता है और क्या फंक्शन होता है, मतलब सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में अपना कवर करेंगे, प्लेसेंटाइन मैमल्स, है ना। तो ये जो आपका सिलेबस का टॉपिक है आपका डेवलपमेंटल जीन्स इन मैन वाला जो पार्ट है उसका पार्ट है। ठीक है। तो इससे पहले मैंने 5 लेक्चर ले लिए, वो सब आपको प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, वहाँ मिल जाएंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं इस लेक्चर को। चलो भाई, हेडिंग देंगे प्लेसेंटाइन मैमल्स। प्लेसेंटाइन, तो हेडिंग देंगे प्लेसेंटाइन मैमल्स। ठीक है। तो मैमल्स का जो प्लेसेंटा होता है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या होगा उसमें। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि प्लेसेंटा होता क्या है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है। उसके बाद मैं पार्ट्स बताऊंगा कि किस किस पार्ट से स्ट्रक्चर मतलब क्या है प्लेसेंटा का। उसके बाद मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन बताऊंगा कि हम कैसे कैसे क्लासीफाई करेंगे प्लेसेंटा को। और उसके बाद मैं इसका फंक्शन बताऊंगा कि क्या क्या फंक्शन होते हैं प्लेसेंटा के। ठीक है। तो इस तरह से हम ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा ना, मतलब अगर मैं इसको एम्ब्रायोलॉजिकली जाके समझाऊंगा, बट मैं चाह नहीं रहा उतना डिटेल में जाना, बट थोड़ा सा अगर मुझे लगेगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो व्हाट इज प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा देखो, दिस केम फ्रॉम अ ग्रीक, सॉरी लैटिन वर्ड से आया प्लेसेंटा, जिसका मतलब होता है अ फ्लैट केक। क्या मतलब होता है? अ फ्लैट केक। तो प्लेसेंटा भी आपका एक फ्लैट एंड सर्कुलर ऑर्गन होता है जो आपका मैमल होता है ना, उसके यूट्रस में ग्रो करता है आपका। और वो हेल्प क्या करता है आपका, न्यूट्रिएंट वगैरह जो नरिशमेंट वगैरह एम्ब्रियो को जो चाहिए होता है ना, वो एम्ब्लिकल कोड के थ्रू प्रोवाइड कराता है। ठीक है। तो बेसिकली अगर सिंपल सी लाइन में बोले तो किस किस चीज़ का कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो एक तो मैटरनल की साइड से पार्टिसिपेशन होगा और एक एम्ब्रियोनिक साइड से। तो दोनों की टिश्यूज जो है, एम्ब्रियो की और मैटरनल दोनों की टिश्यूज मिलकर आपकी प्लेसेंटा बनाती है। इतना क्लियर हुआ सबसे पहले। तो सबसे पहले यही चीज़ लिखो जो मैंने बोला, इट इज़ अ कंपोजिट स्ट्रक्चर ऑफ, इट इज़ अ कंपोजिट स्ट्रक्चर ऑफ, लिखो तुम लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोनिक एंड मैटरनल टिश्यूज that supplies that supplies nutrients to the developing embryo। ठीक है। डेवलपिंग एम्ब्रियो को कैसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा रहा है। और फिर ये भी लिख लो, इट इज़ अ फ्लैटन, इट इज़ अ फ्लैटन सर्कुलर ऑर्गन इन द यूट्रस ऑफ pregnant mammals that nourishes and maintains the fetus through the umbilical cord। ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड ना प्लेसेंटा का एक पार्ट होता है, जो एक कनेक्टिंग पार्ट होता है आपका, जो कनेक्ट करता है जो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज होती हैं वो जो निकल रही होती हैं वहाँ से, उसको मैटरनल ब्लड के पास लेकर आता है। ठीक है। तो इसमें अम्बिलिकल आर्टरी और एम्ब्रिकल वेन्स होती हैं जो आपका एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। ठीक है। तो ये हो गया। सो दैट वाज इट। अब मैं अगर पार्ट की बात करूँ तो इसके दो पार्ट होते हैं बेसिकली। एक का नाम होता है कोरियोन और एक का होता है इंट्राविलस स्पेस, सॉरी इंटरविलस स्पेस, विलस स्पेस। मतलब जो विलाई वाला पार्ट है ना, उसके जो पार्ट, उसके अंदर का जो स्पेस है दैट इज इंटरविलस स्पेस। और कोरियन देखो मैं आपको बना के बताता हूँ, या पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोरियन का मतलब क्या है, व्हाट इज़ कोरियन। तो अगर आपने थोड़ा सा मतलब एम्ब्रायोलॉजिकल अगर मैं बढ़ूँ तो यहाँ देखो, ये डायग्राम देखो, ये आपका क्या था जब मैं इसको बना देता हूँ पहले। तो ये आपका एक ब्लास्टोसिस्ट है। ठीक है। तो जब ब्लास्टुला फॉर्मेशन हुआ उसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट हुआ तो आपका ये ब्लास्टोसिस्ट बना। तो ब्लास्टोसिस्ट में ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ना ब्लास्टोसिस्ट की, ये सबसे बाहर वाली लेयर, सब में न्यूक्लियर डाल देना है कि आउटर मोस्ट लेयर, आउटर आउटर मोस्ट लेयर, इस आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। और इस ट्रोफोब्लास्ट में से आपके विलाई निकलेंगे और उनको हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्टिक विलाई, है ना। और वही आपके प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करेंगे। अभी सब बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये आपका ब्लास्टोसिस्ट बन रहा होगा तो एक साइड पे आपका ऐसे मास इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम आईसीएम बोलते हैं। दिस इज आईसीएम, इनर सेल मास। ठीक है। तो इनर सेल मास या एम्ब्रायो ब्लास्ट भी बोलते हैं इसको, एम्ब्रायो ब्लास्ट। ठीक है।
देखो इसकी कह रहा था मैं, ये आपका एंडोमेट्रियम हो गया, है ना, और ये हमारा जो डेवलप हुआ है ये आपका इनर सेलमा जो मैं आपको कह रहा था, और ये ब्लास्टोसील दैट इज़ ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो ये ट्रोफोब्लास्ट ये यही आपका कोरियन बनेगी आगे जाके, तो ये इसकी तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देता है। तो यही चीज़ मैं कह रहा था, समझ गए। चलो, तो होगा क्या कि जो आपकी ये यूट्राइन कैविटी है ना, ये जो यूट्राइन कैविटी है, मैं यूट्रस बना रहा हूँ आपका, तो जो यूट्राइन कैविटी है तो ये आपका यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो इसमें जब आपका यहाँ से वो फर्टिलाइजेशन वगैरह सब कुछ हो गया, तो अब इसका फॉर्मेशन हुआ। अब ये क्या करेगा आपका, ये इस यूट्राइन वॉल जो है, दिस इज यूट्राइन वॉल, इसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अब इसको ये ब्रेक करके अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा। तो जब ये इसमें एंटर करने की कोशिश करेगा तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है आपकी, ये जो ट्रोफोब्लास्ट आउटर मोस्ट लेयर है, इसको हम कोरियन बोल देंगे। सो व्हाट इज कोरियन? कोरियन इज द आउटर मोस्ट लेयर, मतलब जो ट्रोफोब्लास्ट से बनी हुई है उसको हमने क्या बोल दिया? कोरियन बोल दिया। तो समझ में आया कोरियन क्या है? तो कोरियन इज द एम्ब्रियोनिक डिराइव पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो, इट इज एम्ब्रियोनिक डिराइव्ड पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा। ठीक है, एंड कंपोज्ड ऑफ किस चीज़ से बना है? कंपोज्ड ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट से बना है ना। और जब इम्प्लांटेशन हो रहा होगा तो ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करेंगे, अपना नंबर बढ़ा लेंगे बहुत ज़्यादा और यूट्राइन वॉल को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये भी लाइन लिख लो कि ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन ट्रोफोब्लास्ट, देखो पढ़ने को तो इसमें बहुत डिटेल में जाके मैं यहाँ से बेसिक से बता दूँ, बट वो तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, काम का भी नहीं है। फालतू में इतना डिटेल में पढ़ के कोई काम, मतलब कोई फ़ायदा है नहीं, नॉलेज गेन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि फिर भूल जाओगे। सो ट्रोफोब्लास्ट मल्टीप्लाई ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, ट्रोफोब्लास्ट मल्टीप्लाई इन नंबर्स एंड एक्सटेंड इनटू यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल में एंटर करेगा अपना नंबर बढ़ा के। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये मैंने बनाया है, ठीक है, यूट्राइन वॉल। और क्या करेगा फिर जब ये इसमें एंटर करेगा तो अब इस ट्रोफोब्लास्ट से जो कि जिसको हम कोरियन बोल रहे हैं, क्योंकि कोरियन ट्रोफोब्लास्ट ही बन रही है, तो इसमें से प्रोजेक्शंस निकलेंगे, तो हम उनको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। क्या बोलते हैं उनको? कोरियोनिक विलाई। तो ये दे फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक, दिख रहा है क्या? एक सेकेंड, finger like projections called कोरियोनिक विलाई। टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ये तो अभी मैं एक डायग्राम बता दूँ, बतेरी डायग्राम दिखा दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बस समझ जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको दिमाग में डालते चलो कि हाँ अब ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं बिल्कुल। फिर जब ये इसके अंदर एंटर कर जाता है तो फिर इसमें ना 2 लेयर का फॉर्मेशन होता है, फर्दर डेवलपमेंट होता है, उसमें 2 लेयर बन जाती हैं, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक हो जाता है। तो एक एक्ट हो जाती है, एक एंड हो जाती है। तो एक साइड का जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, और एक साइड के पोर्शन को हम बोलते हैं योक सैक, ठीक है। तो ऐसा कुछ बन जाता है। तो ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ बेसिकली। अब यहाँ पर जब ये एंटर हुआ तो इसमें होगा क्या, तो मैं अब प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो देखो, तो जब ये इसमें एंटर कर गया तो प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर बनेगा। तो प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कि ये जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर है, बस इसी को ध्यान में रखो, ये जो ट्रोफोब्लास्ट थी इनमें से विलाई निकलने लगेगी, जिनको हमने क्या बोला? कोरियोनिक विलाई। तो मैं यहाँ पर वही बना रहा हूँ, मान लो ये आपका ऐसे ये विलाई निकल रही थी, ठीक है, ये विलाई निकल रही है। अब ये जो विलाई निकली, ये इसका समझ लो कि यहाँ से ये एक्सटेंड हो रही है विलाई, ठीक है। तो जब ये विलाई निकल रही थी, ये विलाई यहाँ से निकल रही है, तो इसके अराउंड ये एक्सटेंड जो करती हैं, ये मैटरनल ब्लड में एक्सटेंड करती हैं, ठीक है। तो इसके चारों तरफ जो होता है वो मैटरनल ब्लड होता है, और उस मैटरनल ब्लड में आपकी, जैसे मैं आप बनाने की कोशिश करूँ तो इस मैटरनल ब्लड में आपका मैटरनल आर्टरीज भी होती हैं और मैटरनल वेन्स भी होती हैं। तो जैसे ये एम्ब्रियो का पार्ट है, ये वाला पूरा ना एम्ब्रियो का पार्ट है, तो इसमें आपका एम्ब्रियो, ये आर्टरी है, ये रेड कलर की है ना, ये इसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल आर्टरी, क्योंकि ये अम्बिलिकल कोर्ड से निकली हुई है, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे ये मैंने रेड से बनाया, वैसे ही मैं ब्लैक से वेन्स बना रहा हूँ। तो ये मैटरनल वाली साइड, वैसे इसमें भी वेन्स है, इसकी भी हैं, इसकी भी हैं। तो ये ऐसे एक्सचेंज भी करती हैं, ऐसे इसकी भी है, तो एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। जैसे वेन्स एक्सचेंज कर रही है वैसे आर्टरी भी एक्सचेंज करती हैं, ओके। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इसका, अरे यार ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, क्लियर है। चलो अब इसके बाद आपको क्या देखना है, तो मैं पहले इसकी लेबलिंग कर देता हूँ। ये आपका क्या हो गया?
दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये जो प्रोजेक्शंस निकली इनको क्या बोलोगे, इनको बोलोगे कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई, ठीक है। और इनमें क्या है, ब्लड वेसल किसकी, एम्ब्रियो की, कंटेनिंग एम्ब्रियोनिक ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ये किस में बात कर रहा है, ये बात कर रहे हैं किस में, मैटरनल ब्लड में। तो आप यहाँ लिख लो मैटरनल ब्लड बाथ्स दी कोरियोनिक विलाई, दिख रहा है ना। और फिर ये क्या है, मैटरनल ब्लड वेसल्स, मैंने इसको बताया आपको, मैटरनल ब्लड वेसल्स, है ना। एक्सचेंज करेंगे ना, आर्टरी, जो आर्टरी को वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी और वेन्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेगी, है ना। तो ये आपकी मैटरनल ब्लड्स हो गई। और फिर उसके बाद आपका ये एम्बिलिकल, यहाँ से एम्बिलिकल के अंदर है, तो दिस इज एम्बिलिकल आर्टरी, रेड वाली, और ब्लैक वाली जो है आपकी, दिस इज अम्बिलिकल वेन, ठीक है। तो इस तरह से कुछ होगा आपका, समझ गया ना, ओके। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। ये तो एक तो ये हो गया कोरियोन। तो कोरियोन क्या है, दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट का जो नंबर मल्टीप्लाई करके जो ट्रोफोब्लास्ट की एक्सटेंशन हो रही है, तो हम उसको कोरियोनिक विलाई बोल रहे हैं, तो कोरियोन से निकला। उसके बाद आपका इंटरविलस स्पेस, इंटरविलस स्पेस क्या है, ये जिसमें आपकी ये तैर रहे हैं, विलाई जो है ये घूम फिर रहे हैं, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ, इसमें भी एक लाइन लिख लो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का वो पार्ट दैट सराउंड्स द कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई। तो कोरियोनिक विलाई को सराउंड करेगा। और क्या क्या है इसके पास, एंड कंटेन्स मैटरनल ब्लड, मैटरनल ब्लड। तो मैटरनल ब्लड है ना इसके पास। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा। तो इतना क्लियर हुआ। अब मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखाता हूँ और डेवलपमेंट बताता हूँ कि जो प्लेसेंटा है उसका डेवलपमेंट होगा कैसे। तो इस डायग्राम में देख लो, ये आपका कोरियोनिक विलाई है, देख रहे हो यहाँ से, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड से अम्बिलिकल आर्टरी और वेन्स जा रही हैं और यहाँ पे जाके कोरियोनिक विलाई बना रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैटरनल ब्लड ये आपका तैरता हुआ दिख रहा है। तो ये आप देख रहे हो यहाँ से इस वाले स्ट्रक्चर में, तो इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाएं यहाँ पे, ठीक है। तो एक इस तरह से भी आप समझ सकते हो। तो आई होप अब ये आपको सारा क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो लिखो डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। तो सबसे पहले क्या हो रहा था कि एम्ब्रियो जो था वो इम्प्लांट हो रहा था यूट्राइन वॉल में, मतलब एंडोमेट्रियम में। तो सबसे पहला स्टेप हम लिखेंगे इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो टू यूट्राइन वॉल, ओके। फिर इसमें क्या हो रहा था, जो ब्लास्टोसिस्ट था वो पेनिट्रेट कर रहा था डीप इनटू द वॉल, है ना, जो एंडोमेट्रियम है उसमें घुसने की कोशिश कर रहा था। फिर से अगर मैं रफली दिखाऊं तो ये आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है और ये आपका ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये इसके पास जाके अटैच हो जाएगा, तो पहले स्टेप में होगा। दूसरे स्टेप में अब ये इसको ब्रेक करके एंटर करने की कोशिश करेगा। सो ब्लास्टोसिस्ट ऑफ एम्ब्रियो पेनिट्रेट्स डीप इनटू द यूट्राइन वॉल, लिख लेना, डीप इनटू द यूट्राइन वॉल। और जब ये एम्बेड कर जाएगा तो फिर उसमें से क्या होगा, कोरियोन प्रोड्यूस होने लग जाएंगे, है ना, जो ट्रोफोब्लास्ट है उसमें से प्रोजेक्शन निकलेगी। सो कोरियोनिक विलाई जिसको हमने बोला, कोरियोन इज प्रोड्यूस्ड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इसको हमने क्या बोला, विलाई बोला, ठीक है। विलाई बन गया। अब ये जो विलाई है ये आपका जो एलेंटॉइस है, देखो एलेंटॉइस क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है, वैसे तो मैंने डायग्राम में आपको दिखा दिया था। तो वो जो देखो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है ना, या चलो पहले लिख लेते हैं। तो जो विलाई होती हैं वो आपकी एलेंटॉइस के द्वारा पेनिट्रेट करी जाएंगी, उसकी वजह से कनेक्टिव टिश्यू ब्लड का फॉर्मेशन हो जाएगा फीटस के अंदर। तो आप लिखो दीज विलाई, ये जो विलाई बनी है, दीज विलाई पेनिट्रेटेड बाय एलेंटॉइस which forms connective tissue and blood vessels of the fetal placenta, जो फीटल वाला पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा।
फिर उसके बाद क्या होगा, जो अब यहाँ से फिलाई इन विलाई ने इसको पेनिट्रेट कर दिया, तो अब इनका नाम जाएगा एलेंटोकोरियोनिक विलाई, क्योंकि अब इसको पेनिट्रेट कर चुकी हैं और ये बहुत ही वेस्कुलर हो जाएंगी और यूट्राइन वॉल में ही घूमने लग जाएंगी। ठीक है, सो दीज एलेंटोकोरियोनिक विलाई बिकम हाईली वेस्कुलर एंड ग्रोज इनटू द यूट्राइन वॉल। ठीक है, तो ये यूट्राइन वॉल में ग्रो करने लग जाएंगे। तो एक डायग्राम मैं आपको यहाँ पे भी दिखाना चाहता हूँ। देखो एक रफली बनाता हूँ वैसे तो। हाँ, देखो होगा क्या कि ये मान लो आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये आपका हो गया एमनियन। ठीक है, इसमें एमनियन भरा हुआ है, ये ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये कुछ ऐसे होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो डबल लेयर होती है ना, उस डबल लेयर में से एक एक्टो होती है, ये आपकी एक्टो वाली है और ये आपकी एंडो वाली है। ठीक है, तो इस एक्टो और एंडो लेयर में जो मैंने आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था कि ऐसे डिप्लोब्लास्टिक होगा, तो इधर आपका एमनियन मैंने बनाया था, इधर आपका योगसैक बनाया था, योगसैक। तो ये आपका एमनियन है, ये आपका एमनियन है, एमनियन। और यहाँ पर आपका एम्ब्रियोनिक गट है, यहाँ पर आपका क्या डेवलप होता है, एम्ब्रियोनिक गट। तो यहाँ पर एम्ब्रियोनिक गट डेवलप होता है और यहीं से आपका डेवलपमेंट पूरा ये एक्टोडम में कन्वर्ट हो जाता है और ये आपका एंडोडम से बनने लग जाता है पूरा का पूरा। तो मैं आपको ये कह रहा था, इस सब के बीच में आपका मीजोडम भी डेवलप होती है ना, अलग अलग टाइप की मीजोडम होती है ना, सोमेटोप्ल्यूरिक, स्प्लैंकोप्ल्यूरिक, वो सब आपको पढ़ना नहीं है ना। अगर वो सब भी जानना है तो मैं एक बहुत ही डिटेल डायग्राम बना के उसको भी समझा दूंगा, बट वो आपके काम का नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा। बस आप इतना समझो कि इस सब के स्ट्रक्चर को ना, इस सब स्ट्रक्चर को एक कवरिंग मिली हुई है, जिस कवरिंग को, इस सब स्ट्रक्चर को एक कवरिंग मिली हुई है जिसको हम बोलते हैं कोरियोन। क्या बोलते हैं, कोरियोन। अब ये जो कोरियोन है ना, इसको पूरी कवरिंग मिली हुई है, तो ये कोरियोन जो होता है, इसी में आपका जो मैंने आपको यहाँ लिखा ना, दीज विलाई पेनिट्रेट द एलेंटो, इससे पहले कोरियोनिक प्रोड्यूस इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इन्हीं में क्या होता है, इसी में आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलने लगती है ऐसे। ठीक है, सो दीज आर दी कोरियोनिक विलाई। अब समझ में आ रहा है, कोरियोनिक विलाई। तो कोरियोनिक विलाई क्या होती है, ये कोरियोनिक विलाई धीरे धीरे ये इसकी भी ग्रोथ हो रही होती है, इसकी भी ग्रोथ हो रही होती है। ये आपका योगसैक है, योगसैक, और ये आपका एलेंटोइस है, एलेंटोइस। तो ये विलाई जो है वो धीरे धीरे इनको ब्रीच कर जाती है, मतलब इसको भी इन्वॉल्व कर लेती हैं। ठीक है, तो ये लिखा, दीज विलाई पेनिट्रेटेड बाय एलेंटोइस विच फॉर्म्स कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स ऑफ फीटल प्लेसेंटा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसने एलेंटोइस को भी इन्वॉल्व कर लिया। अब दीज एलेंटो कोरियोनिक विलाई, तो विलाई भी दो तरह की होती हैं, विलाई भी दो तरह की होती है। एक होती है एलेंटो कोरियोनिक, मतलब एलेंटोइस का और कोरियोन का कनेक्शन बनेगा तो दैट इज एलेंटो कोरियोनिक विलाई। और एक होती है ये एलेंटो वाइटेलाइन विलाई। तो इसमें क्या होता है, सॉरी एलेंटो कह रहा हूँ, कोरियोनो वाइटेलाइन, कोरियो वाइटेलाइन। तो कोरियोन वाइटेलाइन जो होती है वो आपकी योग सैक के साथ बनाती है, ऐसे वाली। ठीक है, तो हम में जो बनती है, ह्यूमन में जो बनती है वो आपकी ये वाली बनती है, और जो अदर ऑर्गेनिज्म में आपका इस टाइप की बनती है। ठीक है, कोरियो एलेंटोइक, तो इसको मैं लिख देता हूँ कोरियो, कोरियो एलेंटोइक तो ये वाली बनेगी ना, इसको कोरियो वाइटेलाइन बोलेंगे, कोरियो वाइटेलाइन। ठीक है, तो जो मार्सुपियल्स वगैरह होते हैं ना उसमें देखने को मिलती है ये। और ये होती है आपकी कोरियो, कोरियो एलेंटोइक। ठीक है, कोरियो एलेंटोइक। तो अब कोरियो वाइटेलाइन कैसे बनी और कोरियो एलेंटोइक कैसे बनी, ये क्लियर हो गया आपको। कोरियो एलेंटोइक एलेंटोइस के साथ बनी और कोरियो वाइटेलाइन आपका योग सैक के साथ बनी। इतना क्लियर है, वेरी गुड। अब दीज एलेंटो कोरियोनिक विलाई बिकम हाईली वेस्कुलर, अब ये बहुत ज़्यादा वेस्कुलर हो जाएंगी और ग्रोज इनटू द यूट्राइन वॉल, तो इसी का फर्दर डेवलपमेंट हो जाएगा। तो मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया, जो 3 जम लेयर कैसे कैसे बनती है वो भी मैं चाहूँ तो बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसलिए नहीं बता रहा मैं आपको। ठीक है, बस आपको इतना ही समझना है। तो कोरियो एलेंटोइक बन गया और कोरियो वाइटेलाइन बन गया। बस यही मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट प्लेसेंटा का कैसे हुआ, प्लेसेंटा बन चुका है। ओके, क्लियर है इतना, वेरी गुड। अब इसके बाद मैं आपको क्या कह रहा हूँ, एक चित्र में दिखा देता हूँ इसका आपको, वैसे वाला भी। देखो यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा है योगसैक, योगसैक यहाँ पे है, ये एलेंटोइस यहाँ पे है ना। तो होगा क्या, जो मैं आपको डेवलपमेंट में बता रहा हूँ कि होगा क्या कि ये जो एलेंटोइस है, ठीक है, ये जो एलेंटोइस है
ये आपका कोरियोन, ये आपके आउटर मोस्ट लेयर है, ये कोरियोन है। तो कोरियोन का एलेंटोइस के साथ जब विलाई मिलती है तो उसको बोलते हैं कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा। और अगर मान लो योग सेक ने जो है, योग सेक ने आपका योग सेक ने कोरियोन के साथ अगर वो कर लिया, ये योग सेक है ना, ये ऐसे बढ़ गया कोरियोन के साथ मिल गया, तो उसको बोलते हैं कोरियो वाइटेलाइन प्लेसेंटा। ठीक है भाई, समझ गया ना। तो यही मैं आपको कह रहा था कि अगर इसका इसके साथ, अच्छा एलेंटोइस का फंक्शन क्या होता है? एलेंटोइस आपका यही है मेनली, तो सारा मतलब जो भी ये है मेन तो यही है। ये तो हमें रूडिमेंट्री हो जाता है ना। तो मेनली ये क्या करता है, ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट भी करता है ताकि इसको शॉक वॉक ना लगे, है ना। एम्ब्लिकल कोड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बाकी न्यूट्रिशन एक्सक्रीशन, है ना। और जो भी आपके जितने भी फंक्शन होता है, गैसेज एक्सचेंज वगैरह, वो सब आपका यहीं पे होता है, क्योंकि ब्लड वेसल फॉर्मेशन इसी के थ्रू आपका होता है। ठीक है, तो वो सारे फंक्शन यही करता है। समझ गए मेरी बात? तो एक ये डायग्राम हो गया आपका। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, तीसरा पढ़ना, क्लासीफाई करेंगे हम इसको। तो प्लेसेंटा को पढ़ने के हमारे 3-4 बेसिस पे मैं आपको क्लासीफाई करा देता हूँ। पहले कि कौन सी फीटल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो रही है, एलेंटोइस हो रही है कि आपकी वाइटेलाइन हो रही है, जो भी हम पीछे पढ़ के आए। एक योक सेक प्लेसेंटा बनता है और एक आपका ट्रू प्लेसेंटा बनता है। ठीक है, तो एक तो उसके बेस पे हो गया। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, मतलब विलाई का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो रहा है, तो मैं उस पर एक वो बता दूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद तीसरा मैं बता दूंगा कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बेस पे, मतलब कितना जो मैटरनल और फीटल का जो कनेक्शन है ना, मतलब ये देख रहे हो, मतलब ये कितना है, ऐसे है या ऐसे है। तो अगर बहुत ज़्यादा डिग्री ऑफ एसोसिएशन अच्छी खासी बनी हुई है प्लेसेंटा और उसके बीच में, मैटरनल और फीटल प्लेसेंटा के बीच में, तो जब ये सेपरेट होगा तो ब्लीडिंग होगी, तो वो आपका हमारे अंदर देखने को मिलता है ना। लेकिन जैसे कैटल वगैरह होती हैं उसमें ये इतना ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए उनमें ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। तो तीसरा मैं उस बेस पे बता दूंगा। और चौथा मैं आपको हिस्टोलॉजी के बेस पे बताऊंगा। तो मैं 4 टाइप से आपको इसको बताने जा रहा हूँ। समझ गए ना मेरी बात? वेरी गुड। तो सबसे पहले लिखो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फीटल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्स। ठीक है, कितनी फीटल, कौन कौन सी किस टाइप की फीटल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है, उसके बेस पे 2 तरह का होता है, जो भी अभी मैंने आपको पीछे बताया। एक तो योक सेक वाला हो गया, योक सेक प्लेसेंटा। ठीक है, इसको मैंने दूसरा नाम क्या बताया था आपको, कोरियो वाइटेलाइन। ठीक है, तो कोरियो वाइटेलाइन, और इसको हम फॉल्स प्लेसेंटा भी बोलते हैं, फॉल्स प्लेसेंटा, क्योंकि प्लेसेंटा एलेंटोइस के साथ बनता है तभी ट्रू होता है। तो दिस इज योक सेक प्लेसेंटा। दूसरा हमने पढ़ा था कोरियो कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा। ठीक है, कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा, या हम इसको बोलते हैं ट्रू प्लेसेंटा, ट्रू प्लेसेंटा। तो बस ये 2 टाइप के मैंने बता दिया। अब इसके बारे में 3-4 पॉइंट लिख लेंगे, इसके बारे में 3-4 पॉइंट लिख लेंगे, एग्जाम्पल लिख लेंगे, बस इस टाइप का खत्म हो जाएगा फिर। तो लिखो। तो मैंने आपको बता दिया कि योक सेक और कोरियोन के कनेक्शन की वजह से बनता है, और इसमें आपका जो वाइटेलाइन ब्लड वेसल्स होती हैं वो योक सेक वाली, है ना, उसका इसमें एसोसिएशन होता है। और इनके केसेस में एलेंटोइस बहुत छोटा रह जाता है, मतलब योक सेक जो होता है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर घेर लेता है और छोटा सा एलेंटोइस आपका रह जाता है। पर इस वाले केस में आपका योक सेक जो है वो छोटा सा रूडिमेंट्री हो जाता है और पूरा का पूरा स्पेस जो है वो आपका ये एलेंटोइस घेर लेता है। ठीक है, तो यही लिखना आपको। सो लिखो इसमें, फॉर्म्ड बाय योक सेक एंड कोरियोन, फॉर्म्ड बाय योक सेक एंड कोरियोन। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड बिटवीन यूट्राइन वॉल एंड यूट्राइन वॉल के बीच में, और वो पार्ट योक सेक का जिसमें वाइटेलाइन ब्लड वेसल्स होती हैं, यूट्राइन वॉल एंड दैट पार्ट ऑफ कोरियोन which is lined with the yolk sac and has a network of vitelline blood vessels। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें जो एलेंटोइस होता है वो आपका बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल। ठीक है, और ये किसके एग्जाम्पल क्या है आपका, ये मार्सुपियल्स में देखने को मिलता है, जैसे डाइडेल्फियस होता है ना उसमें मिलता है। एग्जाम्पल फाउंड इन मार्सुपियल्स में भी, अगर और इसमें भी स्पेसिफाई करना तो आप डाइडेल्फियस लिख सकते हो, या मार्कोपस भी लिख सकते हो, मार्कोपस। तो ये 2 एग्जाम्पल बहुत है।
उसी तरह से अगर हम इसकी तरफ बढ़ें कोरियो एलेंटोइक की, तो ये आपका यूट्राइन वॉल और कोरियोन का वो पार्ट जो आपका एलेंटोइक ब्लड वेसल कंटेन करता है। तो लिखो कनेक्शन established between the uterine established between the uterine wall and the chorion। ठीक है, वो कौन सा भी कोरियन लाइंड बाय कोरियन लाइंड विद एलेंटोइस, कोरियन लाइंड विद एलेंटोइस एंड हैज़ अ नेटवर्क ऑफ एलेंटोइक ब्लड वेसल्स, हैज़ अ नेटवर्क ऑफ एलेंटोइक ब्लड वेसल्स। और यहाँ पर यॉक सैक कैसा हो जाएगा, यॉक सैक वुड बी रूडिमेंट्री और नॉन फंक्शनल, क्योंकि मेनली जो रोल होगा दैट विल बी प्लेड बाय द एलेंटोइक। एंड इसमें एग्जांपल इट इज़ फाउंड इन द मेनली यूथेरियन मैमल्स जो होते हैं उसमें देखने को मिलता है, और कुछ मार्सुपियल्स में भी देखने को मिलता है। तो ऑल यूथेरियन मैमल्स के कौन कौन से होते हैं वो तो हम यूथेरियन मैमल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ मार्सुपियल्स, जैसे इसमें आप इसके मार्सुपियल का एग्जांपल भी लिख सकते हो, डेसियरस होता है डेसियरस, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो DASYURUS डेसियरस। So that is the first classification. I mean, I had classified the placenta on the basis of type of fetal membrane involved. So that is first type. Now second type, we are now going to classify the placenta on the basis of distribution of villi. ठीक है, so the chorion part that has the villi. तो now we are dealing with the कि distribution कैसे हो रहा है, इस पे जो villi है वो कैसे, मतलब continuous है या इधर उधर है या क्या उनका वो है। तो second is on the basis of, लिखो on the basis of, second is on the basis of distribution of villi on कोरियन के ऊपर उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसके बेस पे। तो यहाँ पर भी 4-5 तरह के होते हैं, आपका मैं नाम लिख देता हूँ सबसे पहले। तो एक तो होता है डिफ्यूज प्लेसेंटा। डिफ्यूज में क्या होगा, मान लो मैं थोड़ा सा कोरियन का स्ट्रक्चर अगर बड़ा करके दिखाऊँ आपको, ठीक है। तो डिफ्यूज का मतलब क्या होता है कि विलाई विल बी स्कैटर्ड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ कोरियन। तो ऐसे है ना, ऐसे ऑल ओवर सरफेस इसके विलाई मिलेंगी आपको देखने को। ये विलाई या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। ये आपका हो गया, समझ रहे हो। तो ऑल ओवर द सरफेस मैंने ही बना दिया आपकी, ठीक है। सो ये डिफ्यूज टाइप का प्लेसेंटा हो गया। तो इसमें आप एक लाइन यहीं पे लिख लो इसी में कि विलाई रिमेन्स स्कैटर्ड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ कोरियन। तो कोरियन की पूरी सरफेस पे विलाई का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूज प्लेसेंटा। तो पहला हो गया आपका डिफ्यूज प्लेसेंटा। इसमें एग्जांपल भी लिख लो चाहो तो इस टाइप का जो प्लेसेंटा देखने को मिलता है ना, मतलब जिसमें पूरी हर तरफ कोरियन पे विलाई निकल जाती हैं, तो ये आपका जो हॉर्स वगैरह होते हैं, पिग वगैरह होता है, उसमें देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल में आप पिग लिख लो, हॉर्स लिख लो, है ना। तो इन सब में देखने को, लेमर भी होता है ना, इन सब में देखने को मिलता है। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूज प्लेसेंटा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूज प्लेसेंटा। तो एक तो हो गया डिफ्यूज, समझ गया डिफ्यूज। नाउ सेकंड वन इज इसको बोलते हैं कोटिलेडोनरी प्लेसेंटा। कोटिलेडोनरी प्लेसेंटा। कोटिलेडोनरी प्लेसेंटा का मतलब होता है कि जो विलाई है ना, अब वो डिफ्यूज नहीं है, अब वो पैचेस में प्रेजेंट है, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स में प्रेजेंट है। पूरी सरफेस पर है वैसे तो, लेकिन अब वो ऐसे फैली हुई नहीं है, वो ग्रुप्स में है। देखो कैसे, ये मान लो आपका, ठीक है। तो इसमें ग्रुप्स में मैं कैसे, देखो कुछ विलाइज मान लो यहाँ पर है ना, कुछ विलाइज मान लो यहाँ पर है, कुछ विलाई यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, ठीक है। ऑल ओवर द सरफेस जो है तो वो, लेकिन जो
जितनी जैसे मतलब यहाँ पे नहीं है, तो जहाँ पे नहीं है वहाँ से सरफेस कोरियोन की स्मूथ रहेगी, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ पर सरफेस जो है वो ऐसे प्रोजेक्शन ग्रुप में रहेंगी। तो यहाँ पर भी एक लाइन लिख लो कि विलाई आर फाउंड इन द ग्रुप्स और पैचेस। इसमें एक लाइन लिख लो, विलाई आर फाउंड इन द ग्रुप्स और पैचेस। ठीक है, ग्रुप्स और पैचेस में मिलेगी, और बाकी जो सरफेस है वो स्मूथ रहेगी। वाइल द रेस्ट of the chorion surface remains smooth। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉटिलेडनरी प्लेसेंटा। तो ये किस में देखने को मिलता है? इसमें अगर आपको एग्जांपल लिखना हो तो जितने भी कैटल वगैरह होता है ना, कैटल हो गया, शीप हो गया, इन सब में देखने को मिलता है। तो जो लिख लो यहाँ पे, कैटल, शीप एक्सेट्रा, उन सब में देखने को मिलता है कॉटिलेडनरी। दैट वाज द सेकंड। थर्ड अगर मैं बोलूँ तो थर्ड होता है आपका जोनरी प्लेसेंटा। जोनरी प्लेसेंटा, जोनरी प्लेसेंटा किसको बोलते हैं? जोनरी प्लेसेंटा में क्या होता है, जो विलाई होती है वो ब्लास्टोसिस्ट जो बनती है ना आपकी, जो कोरियन बना रहा है आपका, जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके अराउंड ना एक ऐसे बेल्ट की लेयर में बन जाती है ना। जो कोरियन होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, वो अपने आप को इलिप्टिकल शेप में ले, देखो मैं बना के दिखाता हूँ, कुछ ऐसा होता है। ये जो कोरियन है आपका, ये आपका इलेप्टिकल शेप में आ गया। जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इलेप्टिकल शेप में हो जाता है, और इसके ऊपर ना ऐसे यहाँ पे ऐसे मान लो ये, तो इस टाइप के, तो एक बेल्ट की फॉर्म में बन जाती है यहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं जोनरी प्लेसेंटा। तो इसमें भी एक लाइन लिख लो, विलाई डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ, विलाई डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बेल्ट, और इसको बोलते हैं गर्डल लाइक बेंड, जो ये बेंड बनता है, और गर्डल लाइक बेंड। ठीक है, गर्डल लाइक बेंड अराउंड द मिडिल ऑफ देयर ब्लास्टोसिस्ट, अराउंड द मिडिल ऑफ देयर ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, और दिस ब्लास्टोसिस्ट इज इलिप्टिकल इन शेप, इलिप्टिकल इन शेप। तो इस टाइप का जो प्लेसेंटा देखने को मिलता है वो आपका जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जैसे कैट्स हो गया, डॉग हो गया, उन सब में देखने को मिलता है। तो एग्जांपल लिख लो, कार्निवोर्स, उसमें भी कैट, डॉग। ठीक है, तो उस टाइप के जो होते हैं उसमें जोनरी प्लेसेंटा होता है। तो इतना क्लियर हो गया भाई, तीन मैंने आपको बता दिए। अब वहाँ पे जगह नहीं बची तो मैं फोर्थ आपका यहाँ पे बता देता हूँ। फोर्थ होता है आपका डिस्कोइडल प्लेसेंटा। डिस्कोइडल प्लेसेंटा, डिस्कॉर्डल प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है? डिस्कॉर्डल प्लेसेंटा में ना जो विलाई होती है वो आपकी एक सर्कुलर डिस्क की शेप में डेवलप होती है, जो ब्लास्टोसिस्ट की डोर्सल सरफेस पे बनती है। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका ब्लास्टोसिस्ट है ना, और ये उसकी डोर्सल सरफेस है। तो डोर्सल सरफेस में क्या होगा, ऐसे ऐसे एक सर्कुलर शेप में आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी दिस इज डोर्सल सरफेस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, है ना, और ये आपकी विलाई हो गई। सो डिस्कोइडल में लिख लो, विलाई आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ सर्कुलर डिस्क और प्लेट। लिख लो, विलाई आर इन शेप, विलाई आर इन सर्कुलर और डिस्क शेप ऑन दी, कहाँ पर है, ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द, ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट की जो डोर्सल सरफेस होगी आपकी, उस पर आपका सेंट्रली लोकेटेड होगी, तो उसको बोलेंगे डिस्कोइडल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देन इसके बाद आपकी एक और होती है जिसको बोलते हैं मेटा डिस्कोइडल प्लेसेंटा। मेटा डिस्कोइडल में क्या होता है कि जो विलाई होती है ना, वो आपकी जो डिस्क बनी है ना, ये डिस्क के एंड्स पर होगी, सेंटर में नहीं होगी, एंड्स पर होगी, है ना। तो इसको हम बोलते हैं मेटा डिस्कोइडल। पांचवा लिख लो, मेटा डिस्कोइडल प्लेसेंटा। ठीक है, तो देखो कैसे हो रहा है। तो मान लो ये आपका है, ठीक है, ये आपका ब्लास्टोसिस्ट हो गया, और इस वाली जगह में यहाँ पर इसमें तो आपकी यहाँ पे ऐसे निकली हुई होंगी, वैसे इस साइड भी,
ठीक है, तो ऐसे निकलेगी। तो इस टाइप की जो होती हैं इनको हम बोलते हैं मेटा डिस्कोइडल। तो इसमें भी एक लाइन लिख लो कि स्पेशल टाइप ऑफ डिस्कोइडल प्लेसेंटा इन विच विलाई आर एट दी फर्स्ट इज स्केटर्ड बट लेटर बिकम रेस्ट्रिक्टेड टू द टू डिस्क। तो पहले फैलेंगे और बाद में जो दो डिस्क बना के वहीं पर रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे अपने आप को। तो लिखो स्पेशल टाइप ऑफ डिस्कोइडल प्लेसेंटा, ठीक है, in which villi are first scattered but later on becomes restricted to one or two डिस्क। कभी कभी एक डिस्क बनाती है, कभी कभी दो। तो जब एक बनाती है तो उसको बोलते हैं मतलब जब दो बनती है तो एक को बोलते हैं प्राइमरी डिस्क, और मतलब प्राइमरी प्लेसेंटा बोलते हैं उसको, और अगर दूसरी बन जाती है तो उसको सेकेंडरी प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेटा डिस्कोइडल। तो ये आपका मंकीज़ और एप्स वगैरह में होता है ना, वो इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो एग्जांपल लिख लो जो अच्छा इसमें भी अगर एक बना, ये प्राइमरी प्लेसेंटा बना, तो ये आपका मैन में देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं मोनो डिस्कोइडल। और अगर दोनों साइड देखने को मिला तो उसको बोलेंगे बाई डिस्कोइडल, समझ गए। तो मोनो डिस्कोइडल जो है वो आपका देखने को मिलता है मैन में, और बाई डिस्कोइडल अगर देखो, दिख रहा है ना, एक सेकेंड, बाई डिस्कोइडल जो देखने को मिलेगा वो किस में मिलेगा, मंकीज़ एप्स वगैरह में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा डिस्कोइडल के एग्जांपल मैंने बताया नहीं, डिस्कोइडल के भी एग्जांपल लिख लो। ये डिस्कोइडल के एग्जांपल, तो डिस्कोइडल के आपका देखने को मिलता है जैसे रैबिट हो गया, है ना, और रोडेंट बैट्स वगैरह उन सब में देखने को मिलता है। तो आप इसमें भी लिखो रैबिट, रोडेंट्स, बैट, है ना, इन सब में देखने को मिलता है, बेयर। तो इन सब में आपका डिस्कोइडल देखने को मिलता है। तो मैंने 5 तरह का बताया, डिफ्यूज बता दिया, कोटिलेडनरी बता दिया, जोनरी बोल दिया, डिस्कोइडल बोल दिया और मेटा डिस्कोइडल बोल दिया। मेटा डिस्कोइडल में भी 2 अलग से एग्जांपल भी बता दिया। मोनो डिस्कोइडल मतलब एक ही साइड अगर हुआ तो मैन, और दोनों साइड हुआ तो मंकी और एप्स। सो दैट वाज द सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द विलाई ऑन द सरफेस ऑफ कोरियम। अब ये देखो, इसमें जो मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा था, तो मैं इसमें भी दिखा रहा था। ये कोटिलेडन्स दिख रहे हैं पैचेस में, ये पैच है, पैच है ना, तो इस टाइप के पैचेस होते हैं। डिस्कोइडल देखो, ये डिस्कोइडल, जो डिस्कोइडल में मोनो डिस्कोइडल है ना, मतलब एक ही साइड होगा डिस्क में, तो ये हमारा ह्यूमंस में हो गया। फिर ये आपका मैंने बताया था जोनरी वाला, तो यहाँ पे ये देखो बेल्ट की फॉर्म में बन गया, और ये आपका ब्लास्टोसिस्ट इलिप्टिकल शेप में हो गया। देन आपका ये पूरी बॉडी में फैला हुआ है, तो ये आपका वो हो गया जो हमने बोला था ना डिफ्यूज वाला। सो दैट इज़। देन थर्ड हम देखते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जो मैंने आपको ये वाला बताया था डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है, ठीक है। तो थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन कैसा उनके बीच में, तो अगर एसोसिएशन बहुत ही हल्का फुल्का सुपरफिशियल है तो उसको बोलते हैं नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा। और अगर मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से है ना, बिल्कुल हाईली ब्रांच्ड है और एक दूसरे में बिल्कुल फंसे हुए मैटरनल और फीटल वाला, तो उसको बोलते हैं डेसिडुएट, ठीक है। तो 2 तरह के हो गए इसमें हमारे, नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा और आपका डेसिडुएट, ठीक है, या इसको डेसिडुअस भी बोल देते हैं, डेसिडुएट या डेसिडुअस प्लेसेंटा, ओके। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, 2 पॉइंट लिख लेते हैं जो मैंने आपको बोला। तो इसमें आपका सुपरफिशियल कांटेक्ट होता है, सो कांटेक्ट बिटवीन फीटल एंड मैटरनल टिश्यू इज सुपरफिशियल, ठीक है। तो सुपरफिशियल कांटेक्ट हो गया आपका, है ना। और जब इस टाइप का कांटेक्ट होता है तो उसमें यूट्राइन वॉल जो होती है वो रप्चर नहीं होती है, तो उसमें ब्लीडिंग वगैरह कुछ नहीं होती है। सो एट द टाइम ऑफ बर्थ नो इंजरी, ठीक है, नो इंजरी किसको, टू द यूट्राइन वॉल, यूट्राइन वॉल को कोई इंजरी नहीं होती है, देयरफॉर नो ब्लीडिंग, तो इसलिए नो ब्लीडिंग भी नहीं होती फिर, ठीक है। कैसे, किसमें, कैटल के देखिए कभी डिलीवरी, उसमें नहीं होती है,
हॉर्स वगैरह थोड़ी बहुत तो हो जाती है, बट वैसे इतनी नहीं होती जैसे होता है ना। तो इसमें और जितने भी रेमिनेंट्स होते हैं ना, सब में इसी टाइप का अरेंजमेंट होता है आपका। लेकिन ये जो आपका ये रैबिट हो गया, मैन हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, उन सब में इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट बिटवीन fetal and maternal tissue, fetal and maternal tissue is more intimate, ज़्यादा इंटीमेट है ना। और कोरियोनिक विलाई जो है उसमें हाईली ब्रांच होती है। जब बहुत ज़्यादा ब्रांच होगी तो इधर उधर घुसी रहेगी मैटरनल में, तो जब खींचेंगे उसको, मतलब जब डिलीवरी होगी तो उतनी ज़्यादा मतलब टूटेगी वो। सो कोरियोनिक विलाई इज़ हाईली ब्रांच्ड, हाईली ब्रांच्ड, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन यूट्राइन टिश्यू जो है वो लॉस्ट हो जाती है, इसलिए उसे ब्लीडिंग होती है। सो यूट्राइन टिश्यू लॉस्ट, देयरफॉर ब्लीडिंग अकर्स, इसलिए ब्लीडिंग होती है। और एग्जांपल लिख लो यहाँ पे, मैन हो गया, रैबिट हो गया, डॉग, कैट, सब इसी में आते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द थर्ड टाइप। देन फोर्थ आपका उस पर आते हैं, फोर्थ वाले में। सो फोर्थ इज़ ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, फोर्थ इज़ ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, ठीक है। हिस्टोलॉजिकली देखते हैं। तो हिस्टोलॉजिकली देखने के लिए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि अगर हम हिस्टोलॉजी देखें किसी भी, या तो फीटल मेम्ब्रेन की देखें या आपका मैटरनल साइड की देखें, तो दोनों में 3-3 लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ पहले। ऐसे देखो, इसको ऐसे समझो कि ये आपका, इसको रुको, ऐसे समझो, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके बाद आपका ये हो गया, और इसमें आपकी पड़ी हुई है एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। तो ये मान लो फीटल की साइड का है, ऐसे ही आपका मैटरनल साइड भी होगा। हिस्टोलॉजी दिखा रहा हूँ, मतलब माइक्रोस्कोप का चित्र बना रहा हूँ मैं, हल्के में मतलब, है ना। तो एक तो ये हो गया, इसमें भी आपका ऐसे ही होगा, और इसमें आपकी मैटरनल एंडोथेलियल सेल्स भी पड़ी होंगी, ठीक है। तो मैं इनकी लेबलिंग करूँ तो सबसे पहले दिस इज़ फीटल एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। फिर दूसरा है ये फीटल कनेक्टिव टिश्यू, ये जितना भी आपको दिख रहा है, दिस इज़ फीटल कनेक्टिव टिश्यू, फीटल कनेक्टिव टिश्यू, ओके। और तीसरी ये है कोरियन, जो आउटर मोस्ट है आपकी, ये कोरियन एपिथेलियल सेल्स, सो दीज आर दी फीटल, ठीक है। तो तीन मेम्ब्रेन इसमें, 3 लेयर इसमें होती है, 3 लेयर आपकी मैटरनल में होती है। तो मैटरनल में तो आपका कोरियन है नहीं, तो इसमें आपकी कौन सी है सबसे बाहर, कोरियन किसके साथ कॉन्टैक्ट करा है, एंडोमेट्रियम के। तो दिस इज एंडो, रेड से ही लिखता है, एंडोमेट्रियम एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, सबसे बाहर वाली। फिर कनेक्टिव टिश्यू तो इसके बाद भी आपका, सो दिस इज मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ये आपकी मैटरनल एंडोथेलियल सेल्स जो उसमें है, मैटरनल एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है भाई। सो दीज आर दी मैटरनल। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि इनके लेयर के, मतलब कितनी लेयर प्रेजेंट है उसके बेस पे हम इसको क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो जितनी लेयर होंगी, मान लो 6 की 6 लेयर हो तो कुछ नाम होगा, किसी किसी में एक लेयर नहीं होगी, सिर्फ इसकी 3 होंगी, इसकी 2 होंगी, तो उस बेस पे उनके नाम जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसको एक टेबल के थ्रू दिखाता हूँ, मैं एक टेबल बनाता हूँ छोटी सी। तो ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी कितनी तरह की होती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये 3 लेयर हमने बनाई ना, इसके बेसिस पे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पहले फीटल लेयर, और मैं यहाँ लिखता हूँ मैटरनल लेयर या यूट्रस लेयर भी लिख सकते हो। और तो अगर देखो, अगर इसकी 3 लेयर प्रेजेंट है और इसकी भी 3 लेयर प्रेजेंट है, मतलब ये ऐसा अरेंजमेंट है 3:3, 3 इसकी हैं, तीनों इसकी हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं मची है, किसी ने किसी को नहीं छेड़ा है, ठीक है। तो दोनों के पास तीनों लेयर हैं। तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एपिथीलियो कोरियल। तो ये आपका एपिथीलियम एंडोमेट्रियम की, तो एपिथीलियो कोरियन वाला, तो इसका नाम हो जाता है, पहला हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी में एपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा,
एपिथेलियो कोरियल, तीनों दोनों में तीन थे। और किस में देखने को मिलता है, एग्जाम्पल में अगर आप लिखो तो ये इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, पिग में, हॉर्स में, काऊ में, है ना, और भी जो कैटल होती हैं उनमें। तो इस टाइप का अरेंजमेंट इनमें देखने को मिलता है। तो समझ में आ गया पहला, इसकी तीनों लेयर, इसकी तीनों लेयर। अब क्या करूँगा मैं, जो यूट्रस वाला है ना, इसकी ये लेयर हट गई, मान लो इसकी ये लेयर हट गई, तो अगर इसकी ये लेयर चली गई तो फिर अब क्या बचा, तो अब जो अरेंजमेंट होगा उसमें तो तीनों की तीनों लेयर तो रहेंगी, है ना। मतलब अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ आपका, तो ये तीनों की तीनों लेयर तो आपको एज इट इज़ बनानी है ना। हिल क्यों रहा है ना। तो ये तीनों की तीनों लेयर तो ऐसी ऐसे ही बनानी है, इसमें बना ही देता हूँ ना। ठीक है, ये आपका हो गया, और ये आपका एंडोथेलियल सेल भी हो गया। अब इसमें ये लेयर गायब हो गई, बस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर इसकी, सॉरी, ये रेड वाला जो है इसकी कनेक्टिव टिश्यू और इसकी एंडोथेलियल सेल पड़ी हुई है। ठीक है, ऐसे हो गया। सो इस टाइप का अरेंजमेंट जो है, अब बार बार बना के नहीं दिखाऊंगा, आप समझ लो। तो इसमें जो है सेकंड वाले में ये वाली लेयर गायब हो गई। तो अगर ये लेयर गायब हो गई तो मैटरनल में कितनी बची, अब दो, एक कनेक्टिव टिश्यू बची और एक ये बची। तो अब इस टाइप के नाम को बोलते हैं कोरियन, कोरियल तो अभी भी है, सिंडेस्मो बोल देते हैं अब इसको। एपिथेलियम चली गई तो कनेक्टिव टिश्यू के जो कॉन्टैक्ट में नाम आता है तो उसको बोलते हैं सिंडेस्मो कोरियल। सिंडेस्मो मैटरनल के लिए, कोरियल तो आपका ये है ही। सो फ्रंट, अगर फीटल लेयर तीन की तीन ही है और मैटरनल आपकी दो हो गई, ठीक है, ऊपर वाली उड़ गई, तो उसका नाम क्या होगा आपका, सिंडेस्मो कोरियल प्लेसेंटा। ठीक है, इस टाइप का जो देखने को मिलता है ये आपका जो शीप वगैरह होता है ना उनमें देखने को मिलता है, शीप, है ना, जो रिमनेंट कैटल्स होती हैं, कैटल में भी देखने को मिल जाता है। तो ये आपका हो गया दूसरा। अब मान लो कि फीटल लेयर अभी भी तीन ही है और मैटरनल लेयर की जो कनेक्टिव टिश्यू है वो भी आपकी गायब हो गई। ठीक है, ये आपका हो गया। तो जितनी भी एंडोथेलियल सेल्स थी अब सिर्फ यही रह जाएंगी। तो यहाँ से कनेक्टिव टिश्यू भी गायब हो गया। तो अगर यहाँ से कनेक्टिव टिश्यू गायब हो गया तो तीसरे में आपको तीनों लेयर तो एज इट इज़ बनानी है, लेकिन इसमें क्या होगा, अब ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं रहा। अब जितनी भी एंडोथेलियल सेल्स है ना वो सब आपके बनाने पड़ेंगे। तो अब उनको ऐसे बना लो। ठीक है, तो इसकी जगह आपका ये आ गया, बस समझ रहे हो मेरी बात, ये छुपा के इसकी जगह ये बना दो बस यहाँ पे, बाकी ये तीनों की तीनों तो ऐसे ही रहेंगे। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है इसको बोलते हैं। अब ये कौन सी सेल, एंडोथीलियल, और ये किसके कॉन्टैक्ट में है, कोरियल के, तो इसका नाम हो गया एंडोथीलियो कोरियल। तो तीसरा हो गया आपका एंडोथीलियो कोरियल प्लेसेंटा। ठीक है, तो इसमें तीन है, इसकी तीनों की तीनों, उसकी एक है। तो ये आपका देखने को मिलता है कार्निवोरस जो होता है ना उनमें देखने को मिलता है, कार्निवोर जैसे डॉग्स, कैट एक्सेट्रा, उन सब में देखने को मिलता है। समझ गए भाई। तो एक एक लेयर मैंने अभी मैटरनल कम करी है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ज़ीरो कर दूंगा, मतलब मैटरनल है ही नहीं। ठीक है, मैटरनल में सिर्फ सुपरफिशियली ऐसी, तो जब मैटरनल नहीं है तो डायरेक्ट ब्लड के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एंडोथीलियल सेल भी नहीं है, तो इसके बाद वाला बनाओगे आप, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, ये थर्ड था, अब फोर्थ वाला हम बना रहे हैं। तो फोर्थ में तीनों लेयर ये एज इट इज़ बनेंगी। यहाँ पे तीनों की तीनों लेयर जो है, ये मैं बना ही देता हूँ, फिर तुम कभी कुछ और बना दो ये। ठीक है, तो ये आपका है, ये कनेक्टिव टिश्यू है और यहाँ पर ये इसकी एंडोथेलियल सेल पड़ी हुई है। अब मैटरनल साइड से कुछ नहीं बचा, मैटरनल साइड से सिर्फ यहाँ पे ब्लड दिख रहा है, हमें सिर्फ ब्लड दिख रहा है, ये सिर्फ ब्लड है मैटरनल वाला वो भी। ठीक है, तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होगा उसका नाम हो जाएगा हीमोकोरियल। कोरियल तो अभी भी प्रेजेंट है लेकिन अब ब्लड के साथ है। तो ये ज़ीरो हो गई, ये तीन की तीन है, तो इसका नाम हो गया आपका हीमोकोरियल। ठीक है, और इस टाइप की देखने को मिलती है प्राइमेट्स में, प्राइमेट्स हो गया, बैट्स हो गए, उन सब में देखने को मिलती है। ठीक है भाई। और पांचवी और लास्ट, इसकी भी अब एक लेयर कम कर देते हैं, तो इसमें दो लेयर बची, इसकी तो जीरो की जीरो ही रखते हैं। तो अगर इसमें एक लेयर बची, एक लेयर कम हो गई तो हीमो तो रह गई, मतलब हीमो तो रह गई, अब इसकी ये लेयर उड़ा दो। तो अगर हीमो चला गया तो अब इसका कॉन्टैक्ट एंडोथीलियल के साथ हो जाएगा, मतलब कनेक्टिव टिश्यू में एंडोथीलियल सेल डूबी हुई है ना, तो इसलिए इसका नाम हीमो एंडोथीलियल हो गया, हीमो एंडोथीलियल। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे सिंडेस्मो था जब कनेक्टिव टिश्यू के साथ बना था, बट यहाँ पर आपका एंडोथीलियल नाम आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, ये आपकी गैप कर दो, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू बनाओ और यहाँ पर आपका एंडोथीलियल सेल बनाओ और फिर आपका ब्लड बनाओ ऐसे। ठीक है, तो इसमें तो पता ही नहीं चलेगा आपका, बस एंडोथीलियल सेल दिखेंगे थोड़ी बहुत। सो दिस इज़ द फिफ्थ टाइप, दिस इज़ फिफ्थ। समझ गए। तो ये आपकी 5 तरह की हो गई। समझ गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, वेरी गुड। तो लिखो जो ये हम लिख रहे थे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो पहले ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी में कि देयर आर
3 layers of fetal extra embryonic membrane in chorioallantois placenta. So लिखो, there are 3 layers of fetal extra embryonic membrane in chorioallantoic placenta. तो ये जो हमने पढ़ा है, किस में हमने पढ़ा है, ये कोरियोलेंटोइक प्लेसेंटा के टाइप पढ़ा है. एंड 3 layers ऑन मैटरनल साइड. मैटरनल साइड भी तो 3 लेयर है, तो ये आपका हो गया. ठीक है भाई, कोई डाउट इसमें? क्लियर है ना? बिल्कुल, वेरी गुड. अब ये हमने प्लेसेंटा के टाइप्स भी ख़त्म कर लिए, मतलब क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे थे वो भी हमने ख़त्म कर. देखो इसमें भी मैं दिखा देता हूँ कि ये आपकी हो गई फीटल की, मान लो ये मैटरनल मान लो, है ना. तो ये फीटल की एपिथेलियल जो आउटरमोस्ट वाली लेयर है, ये आपकी कनेक्टिव टिश्यू, और ये इसकी एंडोथीलियल. तो ये कोरियन हो गया फीटस का. और ये मदर की अगर देखो तो मदर में आपका कोरियन तो है नहीं, तो एंडोमेट्रियम वाली हो गई, कनेक्टिव टिश्यू हो गई, और ये आपकी एंडोथीलियल सेल्स हो गई. तो यही मैं आपको बता रहा था. तो 6 की 6 इसमें प्रेजेंट है ना. तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लेयर कम होते होते उसी का अरेंजमेंट बता रहा हूँ. तो एक डायग्राम ये हो गई आपकी, जो मैं आपको अभी बता के आऊँ ना कि कैसे कैसे हो रहा है. तो वही सब इसमें दिया हुआ है. तो ये भी आप देख सकते हो. फेयर मतलब अगर देखना, मैंने तो समझा दिया है ना, तो इसमें भी देख सकते हो. अब हमारा पार्ट बचता है फंक्शन क्या है भाई प्लेसेंटा का. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो नेक्स्ट हेडिंग दो, फंक्शनल इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेसेंटा. ठीक है, तो लिखो फंक्शनल इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या फंक्शनल रोल है. तो आप मुझे खुद बताओ, न्यूट्रिशन का काम ये करेगा, रेस्पिरेशन का काम यही कर रहा है, एक्सक्रीशन का काम भी कर रहा है. तो ये तो बेसिक से हो गए. तो पहला लिख लो न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मतलब एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. दूसरा आप लिख लो रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2. तीसरा लिख लो एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको एक्सक्रीट करने का. और उसके बाद लिख लो स्टोरेज. उसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके. ठीक है, तो इसके अलावा आपका एनकरेज का काम करता है. एनकरेज मतलब जो एनकरिंग विलाई है ना, जो विलाई उसमें बन रही है, वो एम्ब्रियो को अटैच करती है यूट्राइन वॉल में, ताकि मतलब अगर मदर ने इधर उधर मूवमेंट करा तो ऐसे थोड़ी है कि भाई ये यूट्राइन कैविटी यहाँ पे लगा हुआ था तो मदर ऐसे इस करवट को हो गई, लेट गई तो ये इधर आ जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है. तो ये इसको ऐसे यहाँ पकड़ के रखता है, तो एनकरेज कर लेता है. तो ये आपका चौथा फंक्शन लिख लो, एनकरेज. ANCHORAGE. एनकरेज. एनकरेज का मतलब क्या हो गया कि लिख लो यहाँ पे द एनकरिंग विलाई अटैच्ड द एम्ब्रियो टू द यूट्राइन वॉल. न्यूट्रिशन में लिख लेना, रेस्पिरेशन में लिख लेना CO2 और O2, एक्सक्रीशन में लिख लेना वेस्ट वगैरह. देन पांचवा आपका स्टोरेज का काम भी करता है. क्या स्टोर करेगा भाई, प्लेसेंटा जो होता है थोड़ा फैट, इस ग्लाइकोजन, आयरन वगैरह ये सब चीज़ें भी स्टोर करता है. सो प्लेसेंटा स्टोर्स substances like fat, glycogen, iron, etc. ठीक है, और क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम भी करता है. क्योंकि जो पैथोजन का ट्रांसफर हो रहा होगा, या मान लो बैक्टीरिया वायरस जो अगर ट्रांसफ़र हो रहे होंगे तो ये रोक देता है उनको. तो प्रोटेक्शन का काम करता है. मदर से अगर फीटस में जा रहा है तो उसको रोक देगा. एक्स एज अ बैरियर टू सर्टेन पैथोजेंस. ठीक है, तो ये आपका हो गया. लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह होता है ना, वो इतने छोटे होते हैं कि वो ये रोक नहीं पाता प्लेसेंटा, है ना. तो लिख सकते हो कि however बैक्टीरिया एंड वायरस कैन पास. ठीक है, वो पास कर सकता है. उसके बाद और क्या करता है, ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है. क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं मदर के ब्लड में, वो जितनी भी डिजीज़ होती है ना एम्ब्रियो में अगर हो रही होती हैं, जैसे मान लो कुछ एंटीबॉडीज़ हैं जो मदर की बॉडी में बनी, डिप्थीरिया के अगेंस्ट बनी या मीजल्स के अगेंस्ट बनी, तो वो एम्ब्रियो में ट्रांसफ़र हो जाएंगे एज इट इज़. तो एक तरह की पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहा है. तो ये आप लिख लो, मैं अगले पेज पे लिखता हूँ. 6 हो गए, 7 को लिख लो इम्यूनिटी. तो लिख लो एंटीबॉडीज़ डेवलप इन द एंटीबॉडीज़ जो मदर के ब्लड में डेवलप होती है ना, वो आपके बेबी के ब्लड में पहुंच जाती हैं. तो एंटीबॉडीज़, तो उस टाइप की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी. सो एंटीबॉडी डेवलप्ड इन द ब्लड
ऑफ मदर अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेज, जैसे मीज़ल्स हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ठीक है, इन्हीं कुछ बीमारी के अगेंस्ट, है ना, एटसेट्रा। पास्ड टू द एम्ब्रियो। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये होगा आपके 7। और क्या होता है इसमें? और एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है, क्योंकि प्लेसेंटा जो होता है ना, वो आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ये जो आपके गोनेडोट्रोफिन्स होते हैं, इन सबको भी सिक्रेट करता है ये थोड़ा थोड़ा, है ना। तो एंडोक्राइन फंक्शन अगर मैं आपको बोलूँ तो इट एक्स, या ऐसे लिख लो, सिक्रेट्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, है ना, और FSH, LH, रिलैक्सिन, ये सब टाइप जो होते हैं वो सिक्रेट करता है। उसके बाद जो ड्रग्स वगैरह होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि ये हम पढ़ेंगे वहाँ पे टेराटोजेनेसिस में, कभी कभी जो मदर कोई दवाई खाती है अगर, तो वो ब्लड के थ्रू, मतलब प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफ़र होकर फीटस में आ जाती है, तो उसकी वजह से डेवलपमेंटल एनोमली हो जाती है, समझ रहे हो। तो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर्स जो होते हैं उसको प्रिस्क्राइब वही वाली मेडिसिन करते हैं जिनमें इन चीज़ों का खतरा कम होता है। जैसे टेट्रासाइक्लिन का आपने अगर नाम सुना हो, तो दैट कॉजेज एनोमली इन द फीटस, अगर आप उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को अगर खिला दोगे तो आप ये लिख लो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे वही लिख लो कि ड्रग्स कंज्यूम बाय द मदर पासिस टू द एम्ब्रियो विच लीड्स टू हार्मफुल डेवलपमेंट, है ना। और 10वां आपका, कुछ जो एनिमल्स होते हैं ना, कुछ जो मैमल्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो जो प्लेसेंटल टिश्यू होती है वो एक सोर्स ऑफ फूड की तरह यूज़ करते हैं वो लोग। जैसे रैबिट वगैरह होता है ना, तो रैबिट मदर जो होती है वो उस प्लेसेंटा को, जो प्लेसेंटा होता है उसको खा लेती है ना। तो वो जो प्लेसेंटा होता है वो नरिशमेंट का भी काम कर रहा है, तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ नरिशमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल रैबिट, तो वही लिख लेना जो मैंने बोला आपको कि द प्लेसेंटा आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी acts as a source of food for some mammals like rabbit, and the mother eats the placenta immediately after the birth of the young one, ठीक है। so that is the source of nourishment। तो that was all about the placenta। जो मैमल्स में हम प्लेसेंटा का हमने टॉपिक शुरू किया था, प्लेसेंटा इन मैमल्स, वो हमने ख़त्म कर लिया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, मज़ा आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा कोई चीज़ और ज़्यादा डिटेल में आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मुझे लगेगा कि हाँ आप सही बोल रहे हो तो मैं उस पर बना दूंगा, बट अगर मुझे लगेगा कि ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं बनाऊंगा, सिंपल सी बात है। बट आप बात तो कर सकते हो, शेयर कर सकते हो जो आपको लग रहा है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय।